अब क्वेश्चन नंबर 12 से क्या, अब क्वेश्चन 12 से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ते रहना है, अपने आप से गद्दारी नहीं करना है। क्या? अपने आप से गद्दारी नहीं करना है। गद्दार शब्द ही कितना खतरनाक होता है। जो पढ़ेगा नहीं वो अपने आप से गद्दारी करेगा। ठीक है, तो वक्त ने कहा है, क्या कहा है वक्त ने, कभी सुना है? पहले तसल्ली कर लो, क्या, पहले तसल्ली कर लो कि बेवफा कौन है। पहले तसल्ली कर लो कि बेवफा कौन है, और नहीं तो वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। ठीक है, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 से है कैलोरी के कोई तो उपयोग। कैलोरी मापी, यानी कैलोरी मापी आपने देखा है कहीं, ये रहा 1 कैलोरी, यानी इसमें जो पानी गर्म होता है मान लो, इसको हम लोग को बताना है कि इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं और कैलोरी मापी क्या है। तो जो अपन पहले हम बात कर रहे थे कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी वो उसका 1 कैलोरी होगी। तो यहाँ पर वही है कैलोरी मापी। ठीक, तो इधर देखेंगे हम लोग कैलोरी मीटर के दो उपयोग पूछे हैं, तो उपयोग बताना, एक तो रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा मापना। अब ये प्रश्न जो आ रहा हो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये कॉलेजों में और जहाँ पर ये केमिकल बनते हैं वहाँ पर रिएक्शन करा करा के देखते हैं, तो उसमें कुछ केमिकल गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गर्म होते हैं, उनकी बात करें। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होंगी, जब रासायनिक रिएक्शन होंगे तो वो गर्म होते हैं, तो उसके बारे में बताना। इसका उपयोग दहन, उदासीनीकरण अभिक्रियाओं जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उत्सर्जित और अवशोषित, यानी उसे बनने वाली या सोखने वाली ऊष्मा की मात्रा निर्धारित करने के लिए कि इसमें कितनी ऊर्जा निकली या इसने क्रिया होने के लिए कितना ऊष्मा सोखी। दोनों ही बातों को ध्यान रखना, जितनी सोखेंगे उतनी छोड़ेंगे भी। तो ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा हमेशा होता है, कोई भी बात। अब आती है बात विशिष्ट ऊष्मा धारता का निर्णय। किसी की विशिष्ट ऊष्मा कैसे पता करेंगे? ये हमने पढ़ी थी, अगले पेपर में ही पढ़ी थी कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो जब हमने 14.5 से लेकर के 15.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाया था, तब हमने इसके बारे में बताई थी। ठीक, यह किसी पदार्थ के जल या किसी अन्य पदार्थ के साथ ऊष्मा को नियमित, जैसे नियमन करने के दौरान तापमान में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन करती है, यानी उसकी जानकारी करती है। उसे विशिष्ट ऊष्मा के माप में मदद करता है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है, यहाँ से देखो समझो कि मैंने एक टेम्परेचर पर यानी 14.5 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया। क्या लिया? 14.5 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया। अब मैं इसमें कितनी ऊर्जा दूं कि ये 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो कितना बढ़ गया? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा लगी? तो 1 ग्राम पानी कितना? 1 ग्राम पानी कितना? 1 ग्राम पानी और 1 कैलोरी ऊर्जा लगी। क्या लगी? 1 कैलोरी ऊर्जा लगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। तो उस पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी हुई? 1 कैलोरी। यानी मैंने क्या लिया? 1 ग्राम पानी, कितना लिया बताओ? 1 ग्राम पानी लिया, 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी लगी? एक एक कैलोरीज लगी। ये है इसका मतलब। तो कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस इंटू में आती है, सॉरी। तो ये बात करेंगे हम लोग, तो ये हम लोग इकाई ऊपर पढ़े आए। क्या करे आए? पढ़े आए। ठीक, ठीक है, एक पेपर में इसको हम लोग पढ़े आए। तो यदि ये पूरी इधर वाली डिटेल ना लिख पाए, क्या नहीं कर पाए, इधर डिटेल ना लिख पाए, तो क्या करेंगे? तो यदि हम लोग इसको डिटेल ना कर पाए, ठीक, तो इतना तो लिख देंगे। इसको यदि आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं। तो नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा मापने में, ठीक है। दूसरा विशिष्ट ऊष्मा निर्धारित, विशिष्ट ऊष्मा धारता को निर्धारण करने में, इतना तो कर देंगे। इतने को छोड़ देना, पॉइंट तो दो तब भी है, पॉइंट तो दो अब भी है। ठीक है, यदि आप पे ये उधर एग्जाम में नहीं बन पा रही है तो इसी को पहले हेडिंग डालो बढ़िया,
और हेडिंग को फिर से रिपीट कर दो, बात तो वही आनी है ना, चीज तो पहले भी वही कह गई, वही हेडिंग की बात तो आगे लिखी होती है, थोड़ा डिटेल बतानी होती है, तो वही बात है फिर रिपीट कर दो, वही बात है फिर रिपीट कर दो, आपका पॉइंट बन जाएगा। माइंड लगाओ आप, है ना, कहते हैं ना कि नकल की भी अकल की जरूरत है, तो जब हमने ये बना ली तो हमने इसी की नकल करके आगे रख दी, इसको कहते हैं नकल की अकल। ये नहीं है कि कहीं चिट्टे और वो ले आए किताब और फाड़ फाड़ के हम नकल कर रहे हैं, वो नहीं, इसके लिए ऐसी जरूरत होती है ऐसा कोई कंटेंट ले जाए उसी में से नकल कर के हम लोग पेपर में लिख सकें, ये है उसका मतलब। ठीक, ठीक है। अब आती है कैलोरी मापी कैसी होती है, तो इसमें अपन ने क्या डाला, इलेक्ट्रो की हीटर डाल दिया, क्या डाल दिया, इलेक्ट्रो हीटर डाल दिया। अब हीटर में तो रीडिंग बनेगी कितनी रीडिंग, कितनी ऊर्जा लगी उसमें, ठीक है, तो ये मैट्रिक धातु की बनी होती है, ये इंसुलेटर लगे होते हैं इससे उसमें बाहर ना जाए, ठीक है, ये इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा, ये मीटर डला थर्मामीटर, जैसे हम लोग जैसे ही करंट लगाएंगे पानी गर्म होगा और ये बताएगा कि कितना गर्म हुआ है, बस इसको कैलोमीटर कहते हैं। चाहे तो आप इसका एक चित्र बना लेना, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिक हीटर ना लेते हुए आप तो हीटर ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हीटर। फिर जो क्या है, मेटल कंटेंट, यानी जो काली काली जो दिख रही है वो धातु, क्या, धातु का बर्तन, क्या लिखेंगे, धातु का बर्तन, और जो बिंदी बिंदी में जो दिखाई दे रहा ना वो है इंसुलेटर, हम कहेंगे ऊष्मारोधी, क्या लिखेंगे, ऊष्मारोधी, यानी ऊष्मा को इधर से इधर नहीं जाने देगा बाहर, तो ऊष्मारोधी इंसुलेटर। और ये भरा है पानी, ठीक है, ये भरा है पानी, और ये डला है थर्मामीटर, कौन क्या डला है, थर्मामीटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर कौन सा है जो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ऐसे लगा लेते हैं ना, नापते हैं वही वाला, उसी का नाम थर्मामीटर है, इसमें पारा भरा होता है, क्या भरा होता है, पारा भरा होता है, तो यही है। यदि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पेपर में ये नहीं है, तो हम लोग दूसरा भी कर सकते हैं, ऊष्मा धारता की परिभाषा बताइए, किसकी बताइए, ऊष्मा धारता की, धारता की मतलब है धारण कर लेना, जैसे कहते हैं उनने सब भगवान ने पीले वस्त्र धारण किए थे, क्या किए थे, पीले वस्त्र धारण किए, तो पीले वस्त्र धारण, बाबा लोग पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो ऐसे ही हम कोई चीज धारण कर लेना। यदि मान लो मैंने एक तेल को गर्म किया, क्या किया, तेल को गर्म किया, उबलने लगा, पानी को गर्म किया, एक एक लीटर दोनों गर्म हो गए दोनों, अब मैं उनको उतार के रख दूं तो कौन सा जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो जिसकी ऊष्मा धारता कम होगी, धारण करा होगा उतनी तो निकलेगा, ठीक, तो ये है, तो जल्दी कौन सा होगा, तो हमने देखा यहाँ पर एक चित्र से समझे हम लोग, फिर हम बात करेंगे। वहां हम देख रहे हैं कि कोई तांबा है, तांबा क्या है, कॉपर बोले तो तांबा, ठीक है, तांबा है, अब तांबे को मैं एक गैस जलाता हूँ, क्या करता हूँ, को गर्म करता हूँ, तब लगभग गैस लगती है 0.385, ठीक है, अब लगते हैं उसके बाद मैंने तांबे की जगह ले ली क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मैं गर्म करता हूँ तो 2 लगाता हूँ, लगभग 2 क्या लगा रहे हैं, स्टोव लगा रहे हैं या 2 लाइटर लगा रहे हैं, तो इन दोनों लाइटर में कुल ऊर्जा लग रही है 1.0, इससे ज्यादा लगी ऊर्जा, ठीक, तब भी ताप उतना ही है, तब भी ताप उतना ही है, पानी को गर्म किया आपने, क्या किया, तो उसमें 3 लौ लगाए तब इतने के बराबर हो पाया, तब तीनों का टेम्परेचर कितना है, एक समान, जबकि इतना कितनी ऊष्मा धारण कर ली, इससे लगभग 4 गुना, 4 गुने से भी ज्यादा, तो पानी की ऊष्मा धारता ज्यादा है। मान लेते हैं सबका टेम्परेचर 10-10 है, कितना है, 10-10 है, आयतन सबका सेम है, ठीक है, आयतन माने मात्रा सबकी सेम है, अब सबका टेम्परेचर 10-10 करना है तो इसको 10 करने में इतनी गैस लगी, इसको गर्म करने में इतनी गैस लगी, इसको गर्म करने में इतनी गैस लगी, ठीक है, तो ये है। अब इसको जब हम लोग पेट की सिकाई वगैरह करना होगी ना तो इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा ऊष्मा सोखने की क्षमता है, जब पेट पे सिकाई करेंगे तो पेट को ज्यादा ऊष्मा देने की भी क्षमता इसी की होगी, तो इसको बोलते हैं ऊष्मा धारिता, धारण कर लेना, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, परिभाषा, ऊष्मा धारता किसी पिंड या पदार्थ, पिंड किसको कह रहे हैं हम लोग, इन्हीं को, है ना, ये पिंड कह लो या पदार्थ कह लो, ये पिंड मान लो इनको, इसको पदार्थ, का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है,
तो मैंने बताया ना यहाँ से कि 1 डिग्री सेल्सियस 14.5 से 15.5 बढ़ाने के लिए, यह पदार्थ के द्रव्यमान और प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव्यमान माने यहाँ पर लिखेंगे वजन, क्या लिखेंगे वजन समझने के लिए, और प्रकृति मतलब जे कॉपर, जे मैग्नीशियम और जे पानी, ये तीनों की प्रकृति अलग अलग, ये दोनों ठोस है और ये कैसा द्रव है पर निर्भर करता है। और आमतौर पर जूल प्रति डिग्री सेल्सियस भी अपन लोग बता सकते हैं, किलो जूल, बस यहाँ तक कर लेना, ये मत करना आप, है ना, क्योंकि हम लोग एक ही इकाई में करेंगे, किसमें ग्रामवादी में, ठीक है, ये दो मत करना। वरना जिन लोगों की क्षमता वो कर सकते हैं जूल प्रति डेसिमल, जे भी इकाई है ताप नापने की, जूल केल्विन जे भी इकाई है ताप नापने की, और ग्राम में भी है, कैलोरी में, किसमें केल्विन भी है, केल्विन में भी, तो केल्विन को बंद कर देना, 1 डिग्री सेल्सियस ये वाला कर लेना, ये टोटल बंद कर दो, यहाँ से पूरा बंद कर दो। एक याद कर लो मैंने कितने दिया इसमें, 1 2 3 और केल्विन चारों दे दिए, तो एक ही याद कर ले लो। क्या याद करना है कि ऊष्मा धारता, यानी पानी की याद रख लेना। ऊष्मा धारता का मतलब है कि कोई पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए जो ऊर्जा की मात्रा लगती है वो 1 कैलोरी मानी जाएगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। चलो ठीक है, हालांकि ये बात ऐसी है, एक इंजीनियरिंग का फिजिक्स का है, ये हर किसी के पल्ले तब पड़ती है जब उसने एक दो बार और पढ़ ली हो, ठीक, क्या हो, पढ़ ली हो, किसी ने बताई हो, है ना, क्या, हीट। चलो ठीक है, अब क्या है अगला, गोबर गैस के उपयोग करते समय कोई 3 सावधानियां बताओ। तो ये गोबर गैस ये है, क्या है, गोबर गैस नहीं, इसका नहीं, किसका है, गोबर गैस का उपयोग करते समय कोई 3 सावधानियां बताना है। तो गोबर गैस गांव में बनाते हैं नहीं गोबर गैस, तो गोबर गैस का उपयोग करते समय हमें सावधानियां बताना है। अब गोबर गैस हो या घरों में जल रही गैस हो, गैस तो गैस ही है, गैस को उपयोग करते समय क्या सावधान रखिए, तो पॉइंट वाइज सीखेंगे। उचित वेंटिलेशन क्या होना चाहिए, उचित वेंटिलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन किसको कहते हैं वो समझो, ये लगे होना चाहिए, एडजस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, एडजस्ट। यदि हमने गैस जलाई है, क्या जलाई है, गैस जलाई है रसोई के अंदर, गैस जलाई है, तो पहले तो यहाँ बाहर के लिए जाना चाहिए, और इसके लिए क्या होना है, एडजस्ट लगे होना चाहिए, और नहीं तो फिर ये कमरा में सो पाएंगे अपन, नहीं सो पाएंगे, इसके लिए बाहर जाने के लिए एडजस्ट खिड़कियां लगी होना चाहिए। यहाँ पर भी आप जो खाना वाना धोने का नल लगाए, तो यहाँ पर भी एक एडजस्ट लगा देना चाहिए, यानी इससे क्या होगा कि गैस जो जलने के बाद जो CO2 निकल रही है वो भी मकान से बाहर जाना चाहिए, तो ये कही गई है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या याद रखना है, वेंटिलेशन देखना, जब ये चीजें हवाएं बाहर निकलेंगी तो ठंडी हवा, यानी हरे नली, हरे जो एरो से मैंने ये दिखाई है कि अच्छी हवा आ रही है, और जो लाल से जो दिखाए निशान वो है गंदी हवा, यानी जो CO2 है और जो O2 है, ऐसे आता O2 अंदर जाने लगेगी, ठीक। तो वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा है, यानी उचित वेंटिलेशन या खिड़कियां हों, तो सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में अच्छी तरह से वेंटिलेशन हो ताकि गैस जमा ना हो सके मकान के अंदर। यदि जमा हो गई, कहीं से लीक हो गई, हमने जलाई माचिस धूम हो गई, पूरा मकान हो जाएगा, ठीक है, आग लग जाएगी। तो ज्वलनशील होती है, इसलिए विस्फोट का कारण बन सकती है, इसलिए दरवाजे खिड़की होनी चाहिए। आग से बचें, आग चिंगारी या धूम्रपान, वहीं बैठ के माचिस जला के बीड़ी पी रहे हैं, उसमें थोड़ी भी गैस लीक हो रही तो डायरेक्ट गैस उसमें पकड़ लेगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, आग से बचें, वहां आग आसपास नहीं होना चाहिए, है ना। आग चिंगारी या धूम्रपान करने वाली सामग्री को गैस के आउटलेट या गैस के पास ना रखें। नियमित रख रखाव और देखभाल, नियमित का मतलब है रोज चलाएं, रोज उसमें गोबर डालें, रोज उसका मेंटेनेंस करें, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए पाइप, वाल्व, गैस प्लांट आदि को नियमित रूप से लीकेज या क्षति की जांच करते रहना चाहिए, ठीक। ये तो हो गए हमारे पास 3, इसके अतिरिक्त भी मैं सिंपल पॉइंट बता देता हूँ। चौथा पॉइंट, लगातार, क्या, लगातार, लगातार देर तक सीधे ही, है ना, सीधे सूंघना नहीं चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए,
सूंघना, कुछ लोग बाल चालू करके और फिर सूंघते हैं गैस आ रही है, उससे बेहोश भी हो सकते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग, पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, पहले पहले माचिस की तीली जला लें, माचिस या लाइटर, क्या लाइटर लें, है ना, उसके बाद क्या लें, उसके बाद गैस चालू करें, क्या करें, गैस चालू, गैस चालू करें। कई बार क्या हो जाता है, हमने गैस चालू कर दी, फिर देख रहे हैं माचिस कहाँ है, माचिस कहाँ है, ओ वहाँ भाई, अरे वो कहाँ, देखो बड़ा अल्लाह पैसा ले आने दुकान से माचिस लिया, गैस तो चालू छोड़ आए हम लोग। और जब लड़का लेने गया माचिस दुकान से लिया, ले मम्मी माचिस, मम्मी ने माचिस खोल के जलाई तो धूम हो गई पूरी, मम्मी पटाखी तरह से गई। तो ऐसी गलती हो सकती है, इसलिए सबसे पहले क्या देखो, चालू नहीं करो, पहले हाथ में क्या ले लो, या तो माचिस या फिर लाइट है तो लाइटर ले लो, हम पहले उस गैस को चालू ना करें। दूसरा है अगला पॉइंट इसको अतिरिक्त, कि यदि हम लोग गैस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो मुख्य वाल्व को बंद कर देना चाहिए, खुला ना छोड़ दें, ठीक है। अगली बात यह है कि गैस में सर्दियों के टाइम पे गर्म पानी हल्का डालते रहना चाहिए, जिससे कि वो बैक्टीरिया अच्छे से काम कर सके। तो कई बातें इसके सामने हैं, और प्रतिदिन इसका उपयोग करें, ये नहीं है कि हम शादी में चले गए 8 दिन में तो सूख गई उसके अंदर, फिर चालू नहीं हो पाएगी। तो कुछ बातों को विशेष ध्यान रखें, ठीक है। चलो अब आता है इसके बाद एल्कोहल के कोई 3 उपयोग, यानी जो शराब होती है उसके कोई 3 उपयोग बताना है, क्या 3 उपयोग बताना है, ठीक है बताते हैं भैया। एथिल एथिलीन के उत्पादन में, क्या एथिलीन के उत्पादन में किसके उत्पादन में, एथिलीन के उत्पादन, इसका उपयोग पॉलीथीन और प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है। तो एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनती है, तो बताओ गैस से पन्नी बनती है, तो ये है केमिस्ट्री का जलवा, किसका है, केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का है इसका उपयोग। दूसरा एथिलीन का उपयोग क्या कर रहा है, ईंधन के रूप में, ऊर्जा के रूप में, इसका उपयोग पानी गर्म करने, खाना पकाने में किया जाता है, ठंडक उत्पन्न करने में, शीतलन, है ना, किसमें, ठंडक उत्पन्न में भी इसका प्रयोग होगा। जैसे एथेन का उपयोग कभी कभी तापमान वाले अनुप्रयोग, शीतलक जैसे फ्रीज वगैरह हो, ऐसी कुछ चीजें होती होंगी, ठीक है, उसमें इसका प्रयोग होगा शीतलक के रूप में। दूसरा हाइड्रोजन के उत्पादन, किसके उत्पादन में, हाइड्रोजन, एथेन का उपयोग भाप सुधार जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से हाइड्रोजन गैस उत्पादन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन, एच का उत्पादन करने, किसके उत्पादन करने में, एच के उत्पादन करने में, ठीक है। तो ये है हमारे सामने एक। दूसरा रसायनों का संश्लेषण करने में, रसायन का मतलब है हमारे पास C2H5O, शराब बनाने में, जैसे एथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड, इनके बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। ये केमिस्ट्री की बातें हैं, केमिस्ट्री के वर्ड कुछ समझ में आ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते हैं। तो हम लोगों को ये चीजें लगभग, इसमें कोई ऐसा चित्र नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे समझा सकूं। तो ये बात आती है जैसे एथेनॉल, शराब बनाना, सीधी एथेनॉल क्या है, सीधी सीधी शराब है। अब शराब के उपयोग बता दो, एथेनॉल क्या है, शराब बनाने में होता है, एथीन क्या होता है, C2H2, ठीक है, क्या होगा, C2H2। ऐसे ही हम लोग इसको बता सकते हैं, C2H4 आएगा, सॉरी, हाँ C2H4, दुगनी ही होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, तेल और वसा में कोई 3 अंतर बताओ, क्या बताओ, तीन और तेल और वसा में कोई 3 अंतर बताना है। तो तेल के और वसा के जो अंतर है उनको हम लोग एक गुण से पहचानेंगे। यदि हम बात करें कि कमरे में सर्दियों के दिनों में तेल भी धरा है और घी भी रखा है तो क्या अंतर आएगा। सर्दियों में जब हम तापमान कितना हो जाए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाए कमरे में, तब उस अवस्था पर इसका क्या होगा, तेल तेली अवस्था में होंगे, द्रव अवस्था में होंगे, तरल अवस्था में होंगे, लिक्विड अवस्था में होंगे, और घी ठोस जम जाता है। तो टेम्परेचर से दोनों में ये अंतर है, ठीक है। अब आती है सोर्स, तेल कहाँ से प्राप्त होते हैं, अक्सर कहाँ से होंगे, सूरजमुखी, सरसों, कहाँ से होंगे, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, इनसे तेल बनते हैं। जबकि घी किससे बनते हैं, बसा मोस्टली एनिमल बेस्ड, जैसे कि मक्खन,
मक्खन से घी बनता है, ठीक है ना, क्या बनता है, मक्खन से घी बनता है। अधिकतर ये पशुओं से उत्पादित होते हैं, कहाँ से होते हैं, पशु से उत्पादित होते हैं। ये शुभ बात है। ये तेल असंतृप्त होते हैं, हवा से सूख करके बदबू दे सकते हैं, लेकिन ये बदबू नहीं देते हैं। ये जल्दी सूख जाते हैं, ये देर में सूखते हैं, और भी अंतर है इसके, ठीक है। तो इस तरह से हम इनमें अंतर बता सकते हैं। ये देखो तेल लिक्विड अवस्था में तब ये जमा हुआ है, क्या है, जमा हुआ होता है, ठीक है। ये तेल है, ये वसा है। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन, अच्छे पैंट की कोई 3 विशेषता बताइए, 3 लक्षण। अच्छा पैंट, पैंट वही है, पहनते हैं वो वाला पैंट नहीं है, कौन सा, पहनते हैं वो वाला पैंट नहीं है। ये दीवालों पर, दीपावली पर गेटों पर, है ना, पशुओं को रंगने में जो कलर आता है तेल वाला, वो है पेंट, ऑयल पेंट, ठीक है। क्या है, लोहे आदि के कलर करने के लिए काम आता है, वही पेंट है, ठीक है। अब आता है अच्छे पेंट की विशेषता क्या है, लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए, यानी टिकाऊ होना चाहिए। एक बार पोत दें तो अगले 3 महीने में, 4 महीने में सफेद पड़ गया, वो नहीं होना चाहिए। लगभग वो 2-4 साल तो कम से कम चलना चाहिए। ज्यादा चल जाए उतनी खुशी है, लाइफ टाइम चले तो और भी अच्छी बात है, जिंदगी में खर्च ही नहीं होगा, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, यह है लंबे समय तक चलने वाला, और मौसम, नमी, घिसने से छूटे नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो अच्छा पेंट है। दूसरा है चिपकने की क्षमता। हमने जिस दीवार पे पोता है तो अच्छी तरह से चिपक जाए, ये नहीं कुछ दिन बाद पपड़ी पड़ के फट जाए, तो वह सतह पर बिना छिले, उखड़े, अच्छी तरह से चिपकना चाहिए। दूसरा है सौंदर्य आकर्षण, यानी पुता हुआ तो लगे कि यहाँ पुत गया, पुतने के बाद ही लग रहा है यार तो फीका सा है, तो वो काहे का अच्छा कलर है, पूछने के बाद लगे यार क्या झकास हो गया, देखो नया लग रहा है, तो वो सौंदर्य सौंदर्य परख होनी चाहिए इसके अंदर। यह अच्छे रंग और चमक के साथ एक चिकनी, क्या, एक चिकनी समान फिनिश परत होना चाहिए, वो चिकनाई दे, क्या दे, चिकनाई दे, फिनिशिंग दे, अच्छा वो पेंट अच्छा माना जाए। अब हमने पोत दिया, थोड़ी बार देख रहा हूँ दरिया सा चल रहा है उसमें से, वो अच्छा पेंट नहीं हो सकता। तो ये केमिस्ट्री के खेल हैं, ठीक है। तो अच्छा पेंट किसको मानते हैं, तो 2-3 कंपनियां चल रही है बाजार में, है ना, जैसे कि एशियन पेंट वगैरह चल रहा है, वो है। अब आता है मेंडल की सफलता के कोई 3 कारण लिखो। मेंडल सफल क्यों हुए, तो मेंडल ने करा क्या था, मटर के पौधे में प्रयोग किया था, है ना, क्या दिया था, मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए उनको मेंडल की सफलता का मेन उद्देश्य पूछा गया है। तो देखो उन्होंने मेंडल सफल क्यों हुए, उनके 3 कारण हम लोग बताएं। तो देखेंगे मेंडल की सफलता के 3 कारण बताएं। नंबर 1, प्रायोगिक जीवन का चयन, तो हमने जीव की जगह हम लिखेंगे मटर, ठीक है। प्रयोग में इन्होंने मटर की चुनाव किया, इसलिए ये सफल हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि मटर, जो सॉरी मेंडल भाग्यशाली थे कि उन्होंने मटर के पौधे को चुना। क्या थे, भाग्यशाली थे कि मटर के पौधे को चुना। मटर के पौधे को चुनने से फायदा ये हुआ कि आराम से तो खेत में उगा लेते हैं, आराम से उनके फूलों को क्रॉस करा सकते हैं, और एक साल में वो 2-3 बार भी उगा सकते हैं उसको, तो ये फायदे हो गए, तो मटर पर सफल हो गए वो। मटर के फूलों में नर मादा को स्पष्ट देख सकते हैं, मटर के फूलों पे कलर को भी पहचान सकते हैं, तो बड़ा आसान हुआ उनका। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी, वो भाग्यशाली थे कि मटर पे, यदि वो खजूर पे कर लेते तो लगे रहते, खजूर पे फिर आम पे करते तो 1 साल बाद और 2 साल बाद जाके एक रिजल्ट मिलता, और जो 1 साल में 3 रिजल्ट ले लिए, ठीक है। तो इतनी परेशानी होती, तो ये अच्छा काम हुआ कि भाग्यशाली थे कि उन्होंने मटर का पौधा चुना, ठीक है। तो चैन मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किया, जिसमें आसानी से तो उन्हें देख रेख कर सकते हैं, आसानी से उन्हें पाल सकते हैं, ठीक है। कम पीढ़ी का समय आसानी से परपरागण कर सकते हैं, यानी हाथ से नर मादा को मिला सकते हैं, तो वो भाग्यशाली थे। अब आती है नियंत्रित परपरागण। हम लोग कंट्रोल में, यानी अपने हाथ से पहले उसका क्या करेंगे, जो फूल है उसको खोल लेंगे, नर पार्ट्स लेके उसकी शादी करा देंगे, और फिर उसको ढक देंगे, ठीक। तो ये नियंत्रण, उन्होंने सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया
कि कौन से पौधे के साथ कौन सा प्रजनन कराना है। तो उन्होंने लाल फूल का क्रॉस सफेद फूल वाली मटर से कराया। लाल को उन्होंने नर मान के किया और उसको सफेद वाली को मादा। अब उनसे जो बच्चा पैदा हुआ, मटर में जो बीज आया वो उसको बोया, तो पता पड़ा कि लाल बच्चा पैदा हो गया, लाल फूल वाला पौधा पैदा हो गया। तो उन्होंने कह दिया ये तो प्रभाव रहा बच्चे के किसका, पिता का। ऐसे तो जिससे कि लक्षणों का सटीक पता लगाना सुनिश्चित होता है। कैसा होता है, लगाना सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो नियंत्रित परागण का मतलब है कि हम कराएंगे उसी में ही होगा, बस ये है। अब आती है मात्रात्मक विश्लेषण। कौन सा, मात्रात्मक विश्लेषण। मेंडल ने बड़ी संख्या में संतानों की गणना के, कैसे कितने लाल भये कितने सफेद भये उनकी सबकी गणना करी, यानी उसकी क्या की, काउंट करी पूरी, और उनका फिर रिकॉर्ड लिख लिया कि साहब इतने कितने भये, ऐसा करा तो हमने पूरी जो भी किया उन्होंने वो सब रिकॉर्ड बना लिया। क्या बना लिया, रिकॉर्ड बनाया। जिन्होंने स्पष्ट पैटर्न की पहचान हो गई कि देखो इस तरीके से काम होता है, ये है। वंशागति के नियमों को सूत्रबद्ध किया उन्होंने, और उन्होंने क्या दर्शा दिया कि मेंडल ने जो नियम बनाए थे कि साहब ऐसे दर्शाएंगे तो अच्छा होगा, तो सूत्रबद्ध कर लिए। अब आती है अगला प्रश्न, यदि हम लोग वो ना कर सके तो अथवा का कर लो। मेंडल के प्रभाविता के नियम की परिभाषा दीजिए। तो पहले यहाँ समझ ले मेंडल के नियम को, ठीक है, क्या कर लेते हैं यहाँ समझ लेते हैं। तो देखो उन्होंने क्या किया, लाल फूल वाले मटर का क्रॉस सफेद फूल वाली से, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि काले आदमी का विवाह गोरी लड़की से करा दिया। क्या करा दिया, ऐसे करा दिया। कैसे करते हैं फूल में, ये देखो, लाल फूल को मैंने इसके जो करोला भाग है वो मैंने हटा दिए, तो ऐसे निकलेंगे। ठीक, कैसे निकलेगी, ऐसे। तो ये है नर पार्ट्स, कौन है, नर, और ये है मादा पार्ट्स। ऐसे ही किसमें होंगे बताओ, ऐसे ही सेम घटना इसमें होगी। कैसी होगी, ये होगी। तो साहब ये लो, तो अब क्या करेंगे इसमें क्रॉस करने के लिए, अब हम दोनों में सेम है, ये नर है ये मादा है, ये नर है और ये मादा है, यही है ना। ये नर है, ठीक है, तो ये नर है और ये मादा है। अब इनको आपस में क्रॉस करा देंगे तो स्वपरागण है। तो मेंडल ने क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया, काट दिया तो क्या होगा, इस क्रिया को विपुंसन बोलते हैं, इमेस्कुलेशन कर दिया, तो अकेली मादा मादा रहेगी। अब इसके नर को काट करके और इसकी स्टिग्मा पर डाल दिया, क्या कर दिया, डाल दिया। अब ये हो गई गर्भवती, प्रेग्नेंट हो गई, यानी इसमें बीज बन गए। अब इस बीज में कितने बीज बन गए, 1 2 3 4, ऐसे एक फली में 3 4 5 जो भी बीज बने। जब हमने इस बीज को उगाया, क्या किया, उगाया, तो उसमें लाल फूल खिल गया। क्या हो गया, लाल फूल खिल गया। तो उन्होंने कही मैंने सफेद फूल का मटर लिया था बीज, तो सफेद ही क्यों नहीं हुआ, उसका बीजा सटक गया। भाई बुड्ढा सटक गया यार, ये तो गड़बड़ हो गई कुछ। तो उन्होंने कहा कि इसमें से देखा उन्होंने कि रेड रेड का मैंने जब क्रॉस कराया, क्या किया, रेड रेड का क्रॉस कराया, तो इसके विपरीत इसको अपन लोग सफेद सफेद ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे अपोजिट ले लिया। तो जब इनका क्रॉस कराया तो माँ बाप से आधे आधे गुण आते हैं। क्या आते हैं, आधे आधे गुण आते हैं। कैसे आते हैं, आधे आधे गुण आते हैं। तो बड़ी यार और छोटी यार, तो बेटे में दोनों के गुण आ गए, 50% पिता के और 50% माँ के, यानी दोनों में आधे आधे, यानी 1:1 आ गए। ठीक, तो इस समय लेकिन बच्चे पर प्रभाव कितना रहा, पिता जैसा हो गया ना, लाल फूल खिल गया बेटे में, तो पिता प्रभाव रहा पिता का, इसी का नाम लिख दिया उन्होंने प्रभाविता का नियम। क्या, प्रभाविता का नियम। अब हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, लोग कहते हैं यार ये फलाने का लड़का लग रहा है ना, जो कल्लू को लड़का है, देखो दिख रहा है कल्लू को लड़का, कल्लू कैसे हो कालो, बेटा कैसे हो कालो, कल्लू कैसे हो ऊंचो, बेटा कैसे हो ऊंचो। तो कल्लू की जैसी शकल थी वैसे ही लग रहा है शकल थे, तो शकल से मिलने का वजह आ गई कि मैयो बाप के गुण पुत्र में आते हैं। ठीक, तो ये है कहानी। अब इसको पढ़ लो, पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखो आगे प्रभाविता के नियम में समझ लो, पहले तो परिभाषा का, मेंडल ने प्रभाविता के नियम के अनुसार यहाँ से, ठीक, जब किसी संकर, क्या, किसी संकर दो विपरीत लक्षण वाले मौजूद होते हैं, किसी संकर में, किसी में, किसी संकर में क्या है, ये रहा संकर,
जब किसी संकर में दो विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं तो केवल एक लक्षण ही क्या केवल एक लक्षण ही संतान में अव्यक्त होता दिखाई देता है, जबकि दूसरा लक्षण जो अप्रभावी होता है वो छिप जाता है। किसके कारण? प्रभावी के कारण। तो F1 पीढ़ी में वो छिपा रहता है, वो बताइए। अब समझो इसको है क्या। जो कोई संकर है, कैसा है? संकर है। देखो आप संकर क्यों कहेंगे? इसमें बड़ी यार है, इसमें छोटी यार है। बड़ी यार और छोटी यार दोनों की संतान आई तो बड़ी यार और छोटी यार सेम बन गए, पर फूल तो लाल जैसा बना, सफेद के लक्षण क्या हो गए? छुप गए। तो हम कह रहे हैं जब किसी संकर में, जिसका नाम होगा संकर, ये पौधे का नाम क्या होगा? संकर। और ये क्रिया क्या कहलाएगी? संकरण। क्या कहलाएगी? संकरण कहलाएगी। तो संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन किया। तो F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी को हम लोग F1 बोलते हैं। F1 जनरेशन पहली पीढ़ी, तो इसको बोलेंगे संकर। तो मेरे मम्मी कहाँ से है? कम से कम हमारे मम्मी है, हमारे परिवार से, पापा के परिवार से 7 गोत्र अलग। फिर पापा मम्मी से कहते हैं 7 गोत्र अलग। तो दोनों की मिलान परिवार में हो ही नहीं रहा। अब वे दोनों की शादी कर दी गई और मैं आ गया, तो मैं कौन हूँ? संकर। तो मेरे में दोनों के गुण हैं 50-50%। लेकिन यदि मैं पापा जैसी शक्ल का हूँ तो पापा का प्रभाव रहा, बस इतनी सी बात है। और मम्मी के गुण छुपे गए तो मम्मी अप्रभावी रही। ठीक, ये है कहानी। तो अब पढ़ेंगे इसको। तो जब किसी संकर में, क्या लिखिए? जब, कहाँ गया हूँ? देखो, जब किसी संकर में दो विपरीत, छोटी यार और बड़ी यार, दो विपरीत लक्षण मौजूद हैं तो केवल एक लक्षण यानी बड़ी यार, जो एक लक्षण कौन सा? जो प्रभावी लक्षण था, वो संतान में अव्यक्त होता है, यानी दिखाई देता है कि लाल ही है। और नहीं तो आधा फूल लाल होना चाहिए तो आधा सफेद होना चाहिए, तो पर ये समस्या। जबकि दूसरा लक्षण कौन सा? अप्रभावी, ये वाला अप्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में यानी F1 में छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता। बस इतनी सी बात है। तो हम कौन है? हम स्वयं पे याद रखें, हम शंकर हैं। मेरे पिताजी जैसा यदि मेरे पे लक्षण, मेरी चेहरा पिताजी जैसा दिख रहा तो पिताजी प्रभावी, और मेरा चेहरा यदि माँ जैसा दिखाई तो माँ प्रभावी है। तो जिसका प्रभाव ज्यादा होता है उसी की शकल बेटे पे दिखाई देती है। ये है क्या? ठीक है। अब देखेंगे अगला। अब उदाहरण दिया एक, चलो इस उदाहरण को मटर पे ही देख लेते हैं, जो उदाहरण को समझ लेते हैं उसको। मटर के पौधों में फूलों का रंग, तो फूलों का रंग आ गया। जब एक शुद्ध लाल, शुद्ध कब मानेंगे? जब कैपिटल आर हो, क्या हो? ये शुद्ध लाल फूल वाले पौधे का संकरण यानी शादी एक शुद्ध सफेद फूल वाले पौधे के साथ किया जाता है, तो F1 में, किसमें? F1 में लाल फूल आते हैं। कैसे आ गए? लाल फूल आते हैं, जो कि प्रभावी होता है। और सफेद कैसा होता है? अप्रभावी, यानी छुप गया है। क्या है? छुप गया है। ऐसे उसको नहीं लिखे तो इसको लिख दो। अब इसका उदाहरण समझो। दूसरा, ये तो ठीक है, पौधे में पल्ले पड़ी नहीं भी पड़ी हो सकता है, बार बार रिपीट करेंगे तो वो दिमाग में आगे हो जाएगा। ऐसे समझो, आपके गांव में कहीं, घर में कहीं लड़ाई हुई, आप गए कहाँ पर? थाने चले गए दौड़ लगा के। थाने गए तो वहां बैठा सिपाही। क्या? सिपाही। और वहां बैठा दरोगा। दो ही बैठे थे, थाना इंचार्ज, टीआई कहते हैं। अब क्या हुआ? जब तक वो टीआई बैठा था कुर्सी पे, तो तब सिपाही जो खड़ो चुपचाप, कुर्सी पे भी नहीं बैठ रहा, क्योंकि किसका प्रभाव था? दरोगा जी का। ठीक है, क्या था? दरोगा जी का। तो ऐसे में बात करें तो पुलिस वाले तो दोनों ही थे, तो प्रभाव किसका है? दरोगा जी का। तो दीवान क्या है? और जो सिपाही है वो ठाड़ साहब, साहब बैठे हैं, साहब बैठे तो अपन खड़े हैं साहब। ये अब साहब चले जाएंगे, दो सिपाही इकट्ठे हो गए तो दरोगा से भी कर्रे बच जाएंगे। तो यही बात ध्यान देना है कि एक दूसरे से ऊपर याद रखना कि दरोगा जी के आगे सिपाही की नहीं चलेगी। तो ये दरोगा जी है, ये सिपाही है। लेकिन मौजूद तो दरोगा जी भी है थाने में, सिपाही भी है, तो मौजूद तो बड़ी यार भी है और छोटी यार भी है। तो मेरे मम्मी के भी गुण है और पापा के हैं, दोनों के गुण, लेकिन शकल किससे मिल रही है? वो प्रभाव। ये बात इसमें कही है। ठीक है।
उसी प्रकार से दूसरा दिया मटर के पौधे में, यदि ये नहीं करें तो ये भी दिया है कि मटर के बीज थे, क्या थे, मटर के बीज में भी बता सकते हैं अपन लोग। तो एक बीज था गोल और एक बीज था डुकरा श्वास, झुर्रीदार, कैसा था, झुर्रीदार ये वाला, है ना। तो इसमें हम बात करें बीज, गोल बीज वाला पौधा ये रहा, का संकरण किससे कराएंगे, क्रॉस, क्रॉस का मतलब संकरण, झुर्रीदार बीज वाले से कराएंगे, साथ किया जाता है। तो F1 पीढ़ी में, F1 संतान में केवल गोल बीज ही, केवल कैसा, केवल गोल बीज के ही लक्षण दिखाई देते हैं, और झुर्रीदार कैसा है, अप्रभावी है, झुर्रीदार नहीं होगा, गोल ही होगा। ये भी बताइए। तो दो उदाहरण दिए, कोई से एक कर लो, और उसमें पूछा तो दो उदाहरण में से एक उत्तर दे सकते हो, और परिभाषा दी है तो परिभाषा दे सकते हो। ठीक है, नहीं है तो दोबारा सुनो, मैं बताता हूँ सिंपल। एक और, जब किन्हीं दो विपरीत गुण वाले, एक दूसरे कैसे हैं, विपरीत, जब किन्हीं दो विपरीत गुणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में केवल जो लक्षण दिखाई देता है वह प्रभावी है, और जो लक्षण छिप जाता है वो अप्रभावी है। सिंपल। वीडियो रोक के अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, ये समझ में ना आए, मेरा 3-4 तरीके से बता दिया इसको। अब आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में कोई 3 महत्व लिखो। किसके, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक क्या काम आते हैं, कार्बनिक यौगिक तो मिट्टी का तेल है, शराब है, घी है, तेल है, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। कैसे हैं, सब कार्बनिक यौगिक हैं। कोई 3 क्या बताना महत्व, ये हमारे क्या काम आते हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखेंगे कार्बनिक यौगिक क्या काम आते हैं। यहाँ पर कार्बनिक को 3 भूमिका दी गई है। नंबर 1, जीवन की आधारशिलाएं। तो कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट होती है इनमें, जैसे मान लो मैं दूध पी रहा हूँ तो वो भी, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक अम्ल है, ये कार्बनिक यौगिक सभी जीवों की संरचना बनाते हैं। हमारी बॉडी में बाल प्रोटीन बना रही है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा दे रही है, प्रोटीन मांस बना रही है, तो ये सब हमारे जीवन में उपयोगी है। ठीक है, हो गया। अब दूसरी, ये कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है, ये नहीं हो तो हमारे शरीर में काम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। दूसरा, ऊर्जा का स्रोत, घी खाएंगे तो ऊर्जा आएगी शरीर में। तो ये है कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे यौगिक विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए क्या देते हैं, जैविक क्रिया मतलब जिंदे में, मरे में नहीं, जैविक क्रिया मतलब जिंदे जीवों। तो हम घी खाते हैं, रोटी चिपड़ के खाते हैं, दाल में डाल के खाते हैं, मखाना मक्खन के रूप में खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, तो ऊर्जा देता है बॉडी में। दूसरा, औद्योगिक या दैनिक उपयोग, रोजीना में इनका उपयोग या फैक्ट्रियों में क्या उपयोग है। तो कार्बनिक यौगिक का उपयोग दवाइयां बनाने में, प्लास्टिक, ईंधन, डिटर्जेंट यानी सफाई के कई अन्य रोजमर्रा के, उनमें भी अन्य, जो घी वसा को छोड़कर अन्य चीजें भी तो कार्बनिक यौगिक हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताई थी कि मिट्टी का तेल है और शराब है ना, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। तो वहाँ ये काम आ रहा है मनुष्य के जीवन में, ये तो रोजमर्रा वाले हैं, तो मतलब दैनिक काम में मैं यदि उपयोग कर रहा हूँ मिट्टी के तेल का, तो वो भी तो एक कार्बनिक यौगिक है। शराब का प्रयोग कर रहा हूँ तो वो भी एक कार्बनिक यौगिक है। तो ये कार्बनिक यौगिक का मतलब इनके सूत्र में सी होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद आता है हमारे सामने, ये हमारे 3 काम हो गए। ठीक है, अगला दिया गया है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में 3 अंतर बताना है। क्या बताना है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में 3 अंतर। ऐसे यौगिक जिनमें सी मौजूद है वो कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं, और जिनमें सी मौजूद नहीं है इनके सूत्र में, वो अकार्बनिक होते हैं। बस सी से ही खेल है पूरा। क्या है, जैसे मान लो मैंने अभी लकड़ी जलाई, धुआं निकलेगा तो कार्बन निकल रहा है। यदि मैं नमक को जलाऊं तो ना धुआं निकलेगा, ना मैं स्टील को जलाऊं तो नहीं निकलेगा, तो वो अकार्बनिक माने जाएंगे। ठीक है, तो इधर देख, तो इनका संगठन यानी कार्बनिक यौगिक किससे मिलकर बने होते हैं, तो मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक आमतौर कार्बन हाइड्रोजन बंद आपस में नहीं होते, कार्बन नहीं होता हाइड्रोजन से जुड़ा। बस अब आइए, कार्बनिक यौगिक मिलते कहाँ से, अधिकांश जीवों से मिलते हैं, मेरी बॉडी से भी मिल सकता है, पशुओं की बॉडी से दूध घी मिल सकता है, तो ये कार्बनिक, पेड़ों से तेल मिल सकता है, तो ये सब कार्बनिक है। पौधों और जंतुओं से ये मिलते हैं,
अकार्बनिक कहाँ से मिलते हैं? अर्थात निर्जीव स्रोतों से। निर्जीव स्रोत कौन से हैं? जैसे हम बात करें कि जमीन में से हमें लोहा मिल रहा है, जमीन में से हमें सोना मिल रहा है ना, तो खनिज लवण धातु है, ये है सब, तो ये है गए अकार्बनिक। अब आती है बंध, इनमें आपस में जब जुड़ते हैं तो सहसंयोजक बनते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से सिंपल एक सिंगल बंध से जुड़ते हैं ये। ठीक है, ये काहे से जुड़ते हैं? सहसंयोजक बंध भी हो सकते हैं और इनमें आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, दोनों तरह के बॉन्ड जहाँ में होते हैं, इसमें केवल सहसंयोजक बंध ही बनते हैं, ये है बात। चलो ठीक है, ये केमिस्ट्री की रचना है, बंद बंद समझ में ना आए तो इनके उपयोग बता दो। जैसे हम बात करें कि हमें तेल, हमारे शरीर को मालिश करने में तेल खाने में प्रयोग होते हैं, लेकिन ये अकार्बनिक यौगिक जो हैं जैसे कि धातुएं वगैरह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे लोहा से प्रेस बना दी, ट्रैक्टर बना दिया लोहा से, हेरो बना दी लोहा से, तो सब अकार्बनिक है, ये कहने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे? अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अब कल।